नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मेरे हाथ में दो किताबें हैं, लेकिन डरिए नहीं, मैं पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक नहीं पढ़ने वाला हूं और ना ये वीडियो 10 घंटे का होने वाला है। तो मैं आपकी भी तकलीफ़ समझता हूं, लेकिन आज लगा कि किताब पढ़ते हैं आपके बीच में। और जो रोज़ चीखता हूँ, ऊंची आवाज़ में बात करता हूँ एंकरिंग के समय, उससे कई बार थकान भी हो जाती है और ऊब भी। तो हमने सोचा कि कौन सी किताब हम आपके सामने पढ़ें, जिससे सुनते हुए आपको भी लगे कि हाँ, ये कुछ हमारे संदर्भ के आसपास का है, हम इसकी कुछ बातों से अपने आप को जोड़ पाते हैं। तो एक किताब मुझे पसंद आई, प्रबोध कुमार सान्याल की। मैं ये किताब पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं इस लेखक का परिचय आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए बताना चाहता हूँ कि इस दौर में हम भी, मतलब मैं सिर्फ आपको नहीं कह सकता हूँ, बहुत रील में, व्हाट्सएप में, घर में ही बैठ के अपना वक्त बिताते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति इसी एक जीवन में कितनी यात्राएं तय करता है। तो मैं इनका सिर्फ परिचय पढ़ूंगा और वो बहुत छोटा सा है। आपका ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा। प्रबोध कुमार सान्याल बेहद दिलचस्प किरदार हैं भारत में, जिन्होंने लिखा है, लिखने पढ़ने की दुनिया से जुड़े लोगों के बीच में। तो इस किताब में लिखा है कि प्रबोध कुमार सान्याल का जन्म 7 जुलाई 1905 को कोलकाता के चोर बागान में हुआ था। 1937 से 1941 तक ये बांग्ला के मशहूर साप्ताहिक जुगांतर के संपादक रहे। स्वदेश के संपादक रहने के दौरान इन पर देशद्रोह का आरोप लगा। अपने घुमक्कड़ स्वभाव के कारण इन्होंने 6 बार पूरे भारत की यात्रा की। दोबारा पढ़ दूं। अपने घुमक्कड़ स्वभाव के कारण इन्होंने 6 बार पूरे भारत की यात्रा की। इसी दौरान हिमालय के कई दुर्गम क्षेत्रों में भी गए। भारत और नेपाल के अलावा इन्होंने एशिया के कई अन्य देशों समेत यूरोप, अमेरिका और रूस की यात्राएं की। महाप्रस्थानेर पथे 1937 में किताब लिखते हैं। रसियार डायरी, देबात्मा हिमालय और उत्तर हिमालय चरित जैसी किताबें लिखकर इन्होंने बांग्ला के यात्रा साहित्य को समृद्ध किया। ट्रैवलॉग लिख रहे थे, यात्रा साहित्य। और 1940 से पहले के भारत में 6 बार यात्राएं करने वाले प्रबोध कुमार सान्याल, और ये किताब है उत्तर हिमालय चरित। शानदार है। तो इनके बारे में आगे और लिखा है कि 1960 में इन्होंने कोलकाता में हिमालयन एसोसिएशन की स्थापना की। 1968 में इन्हें हिमालयन फाउंडेशन का अध्यक्ष बनाया गया। कोलकाता में बैठा एक पत्रकार, यात्रा साहित्य लिखने वाला, हिमालय का इतना बड़ा जानकार हो जाता है। 1978 में ये उत्तरी ध्रुव के रास्ते नॉर्वे गए। क्या आप इनके जैसा घुमक्कड़ हो सकते हैं? 17 अप्रैल 1983 को इनका निधन हुआ। 1905 में इनका जन्म है और 1928 में इनका उपन्यास आ चुका है, जाजाबार, और बहुत कई उपन्यास भी हैं इनके, और इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो हमारे बीच इस तरह के भी लेखक होकर गुजरे हैं। अब मैं आपको अरविंद मोहन ने अंग्रेजी से अनुवाद किया है और इसका संपादन किया है, नगेंद्र नाथ गुप्त के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मैं पढ़ूंगा थोड़ा सा, आप निराश नहीं होंगे। इन्हें अरविंद मोहन पुरखा पत्रकार कहते हैं और लिखते हैं कि बहुत दुख है कि इनके बारे में नहीं जानता था। इनके पिता ब्रिटिश काल में जो न्यायपालिका थी उसके अफसर थे और इनके
लिखने के अंदाज के बारे में अरविंद मोहन ने एक परिचय में लिखा है कि वीडियो और फोटो के ज़माने वाली पत्रकारिता से काफ़ी पहले, वीडियो और फोटो के ज़माने वाली पत्रकारिता से काफ़ी पहले के पत्रकार श्री गुप्त ने हर किसी का परिचय देते हुए ज़रूर उसके डील डॉल, मुखाकृति और रंग रूप की चर्चा की। इसमें हर बार इलाका, जाति और मजहब के साथ की पहचान भी रेखांकित करने की कोशिश हुई है। इससे आपको डिटेल मिलता है। एक पत्रकार एक व्यक्ति को जाति, मजहब और उसके रंग रूप के फ्रेम में कैसे दिख रहा है। आपको मौका मिलेगा उसके पूर्वाग्रहों का, अंधविश्वासों का, उसकी पसंद, उसकी घृणा, इन सब को एक व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भ में देखने का भी। लेकिन एक डॉक्यूमेंट है आपके पास, लिखते हैं अरविंद मोहन कि कई बार यह थोड़ा अटपटा लगता है, पर एक तो ये तब फोटो का चलन भी नहीं था और दूसरा समाज में परिचय का यही सब तो आधार थे। इसके आधार पर हम आज भी किसी को पहली बार मिलते हुए जांचते हैं, कैसा है, कौन है, कहाँ का है, पूरा नाम क्या है, पूछते तो हैं। तो अरविंद मोहन लिखते हैं कि लेखक ने संभवतः आकृति विज्ञान भी पढ़ा था या रवि बाबू के भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर से सीखा था। आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। उनके इस रूप की चर्चा भी लेखक ने बहुत सम्मान के साथ की है। पर आज यह नहीं चलेगा कि आप चमड़ी के रंग और चेहरे की नस्लीय आकृति को आधार बनाकर किसी को पहचानने या उसकी पहचान बताने की कोशिश भी करें। तो नगेंद्रनाथ गुप्त जो हैं वो बिहार के थे और फिर कोलकाता जाते हैं, कोलकाता से वो सिंध जाते हैं। तो कोलकाता में रहते हुए जब पहुंचते हैं तो उनका एक वर्णन है और इसे सेतु प्रकाशन ने छापा है। मैं एक हिस्सा आपको पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मैं 1878, आज क्या है 2024, तो मैं 1878 में कोलकाता आया था और तभी लॉर्ड लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। सर एशले ईडेन बंगाल के गवर्नर थे और असल में वही इस कानून को बनाने वाले थे। इस कानून की कुछ बुनियादी बातें बतानी जरूरी हैं। सर ईडेन ब्रिटिश हुकूमत के हर ढर्रे को मानने वाले थे और उनको हिंदुस्तानी प्रेस में सरकार की किसी तरह की आलोचना पसंद न थी। सबसे ज्यादा तकलीफ अमृत बाजार पत्रिका से थी, जो तब आधा अंग्रेजी और आधा बांग्ला में निकलता था। उन्होंने पत्रिका के नामी संपादक शिशिर कुमार घोष को बुलवाया और कहा कि हिंदुस्तानी अखबारों में सरकार की आलोचना बंद होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे क्रिस्टो दास पाल हिंदू पैट्रियट के संपादक के साथ कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप कभी भी मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, मैं आपकी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगा। गोदी मीडिया की याद आ रही है? नहीं, मैं 1878 के बंगाल की बात कर रहा हूं और भारत के प्रेस की, गुलाम भारत के प्रेस की। लेकिन सरकार बार बार, ये ईडेन साहब कहते हैं जो बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन सरकार बार बार अपने अधिकारियों पर होने वाले हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब फिर से आपको याद आया गोदी मीडिया का, अब क्या कर सकते हैं। शिशिर कुमार घोष सर एशले ईडेन के आगे न झुके और परिणाम हुआ कि सरकार ने अपनी तरफ से ब्रह्मास्त्र छोड़ा। गवर्नर के लेजिस्लेटिव काउंसिल से एक हफ्ते में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हो गया और फिर एक हफ्ते में कानून लागू हो गया।
जहाँ तक मुझे याद है, महाराजा सर ज्योतिन्द्र मोहन टैगोर ही काउंसिल के एकमात्र हिंदुस्तानी सदस्य थे और उन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट दिया। हम आप कितने लोग महाराजा सर ज्योतिन्द्र मोहन टैगोर के बारे में जानते हैं, जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ वोट दिया कि जो हम कहेंगे वही छापो, हम सरकार हैं, हमारे खिलाफ मत छापो। ऐसा कानून 1878 में आया था और उन्होंने इसका विरोध किया। अमृत बाजार पत्रिका ने इस कानून के खिलाफ दमदार अभियान चलाया। ये उसका इतिहास है। आज आप उसके अखबारों, उसके चैनलों, सबकी समीक्षा कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। जिस एक हफ्ते का समय बिल पास होने और कानून के लागू होने के बीच दिया गया था, उसी में इसने अखबार को पूरी तरह अंग्रेज़ी का बना लिया। आधा अंग्रेज़ी आधा बांग्ला में ये अखबार छपता था, मगर एक हफ्ते के भीतर ये पूरी तरह से अंग्रेज़ी का अखबार हो जाता है। इस प्रकार यह अखबार वर्नाकुलर कानून के दायरे से बाहर आ गया। ये कानून था भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों के लिए, तो ये अंग्रेज़ी में छपने लग जाता है अखबार, ताकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू ना हो। सर एशले ईडन जिस तोप को अमृत बाजार पत्रिका को दबाने के लिए ले आए थे, वो फुस हो गया। जैसे चैनल आपने खरीदवा लिया तो एंकर यूट्यूब पर आ गया, तो वैसे ही आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए कि सरकार की जूती के नीचे पत्रकार, अखबार नज़र आएंगे। तो एक अखबार था कि उसने उस एक्ट से बचने के लिए अपने आप को पूरी तरह से अंग्रेज़ी का अखबार बना लिया। उस एक्ट की चौतरफा हंसी उड़ाई जाने लगी। कलकत्ता टाउन हॉल में वर्नाकुलर प्रेस कानून के खिलाफ विरोध बैठक होती है। यहीं मैंने, ये नागेंद्रनाथ गुप्त लिख रहे हैं, यहीं मैंने पहली बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इस कानून के खिलाफ गरजते हुए सुना। मैंने एक और मीटिंग में कृष्णदास पाल को बोलते सुना और मैं उनके तर्क करने की शक्ति का कायल हुआ। न जोर जोर से बोलना, न तालियों की गड़गड़ाहट, न परिचित जुमले थे, लेकिन तर्क और तथ्यों के आधार पर की जाने वाली बात सुनते हुए लोग एकदम जादू जैसे असर में दिखे। एकदम संतुलित भाषण, पूरी गरिमा और शालीनता से भरा था। अगला पन्ना भी पढ़ने वाला हूँ, लेकिन एक सूचना आपको देनी है। रवीश कुमार यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 12 मिलियन से ज़्यादा की हो गई है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप में से जिन लोगों ने इस चैनल को ज्वाइन कर सपोर्ट किया है, उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम यहाँ तक आपकी ही मदद से चले आए हैं। हमारे वीडियो लंबे होते हैं, हम डिटेल में काम करते हैं। कई बार जो मीडिया में चीज़ें बनाने का तरीका है उससे अलग हटकर करते हैं और लोग हमें रोकते हैं कि तुम रील बनाओ। लोगों का ध्यान नहीं है, मगर आप कमाल के दर्शक हैं कि हमारे लंबे वीडियो को जिम्मेदारी से देखते हैं, बल्कि चीज़ों को समझना अपने नागरिक होने की जिम्मेदारी समझते हैं। तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, बल्कि आप बेहद ख़ास और शानदार दर्शक हैं, जिनकी बदौलत हम आज 12 मिलियन हैं। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। तो अब मैं इसी किताब के अगले हिस्से को पढ़ रहा हूँ। अब नागेंद्रनाथ गुप्त रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं ये देखिए। लिखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर तब मात्र 20 साल के थे जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी और हम तब से दोस्त हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्या हम कभी कल्पना करते हैं कि उनके दोस्त भी होंगे? उनकी तरफ से बातें तो मालूम भी होंगी,
जो लोग जानते हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, जो हमारी धारणा है, हम सिर्फ उन्हें एक तस्वीर में देखते हैं, एक मूर्ति में देखते हैं। लेकिन यहाँ एक पत्रकार लिख रहा है कि हम तब से दोस्त हैं, और किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के। और आगे लिखते हैं, साहित्य के खूबसूरत बंधन ने हमारी दोस्ती को और मजबूत किया है। उनके व्यक्तित्व और गुणों का पता अब सारी दुनिया को है। तब वे लंबे, पतले और खूबसूरत नाक नक्श वाले युवा थे। उनके चेहरे पर छोटी दाढ़ी थी और घुंघराले बालों के लट चारों ओर झूलते रहते थे। वे कुछ समय तक इंग्लैंड भी गए और हेनरी मॉर्ले के सानिध्य में उन्होंने पढ़ाई की, जिनका मानना था कि रविंद्रनाथ का अंग्रेजी गद्य लेखन बहुत अच्छा है। पर हिंदुस्तान लौटने के बाद रविंद्रनाथ ने पूरी तरह सिर्फ बांग्ला में लेखन किया, और जैसा कि उन्होंने खुद कहा है, इंग्लैंड से लौटने के कई वर्ष बाद तक उन्होंने अंग्रेजी में कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन अंग्रेजी में उन्होंने खूब सारा और तरह तरह का साहित्य पढ़ा। उनके 2 काव्य संकलन, सांध्य संगीत और प्रभात संगीत, तभी छपा था। वे तब भारती नामक पत्रिका का लगभग पूरा संपादकीय काम देखते थे, पर पत्रिका पर उनके बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर का नाम संपादक के रूप में जाता था। काम किसी का, नाम किसी का। मेरी रविंद्रनाथ से मुलाकात हम दोनों के मित्र प्रियनाथ सेन के घर पर, उनके मकान जोड़ा सांखू और मेरे ग्रे स्ट्रीट वाले मकान पर नियमित रूप से होती थी। पत्रकारिता में दोस्तियां हो जाती हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसी साहित्यकार से, कवि से दोस्ती करते हैं, या किसी उद्योगपति से, या फिर हेरा फेरी करने वाले से। तीनों ही रास्ते आपको किसी न किसी मंजिल पर ले जाते हैं। जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी जेल से छूट कर आए, नगेंद्रनाथ लिखते हैं, जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी जेल से छूटकर आए तो उनके स्वागत में नीम टोला घाट के फ्री चर्च कॉलेज के मैदान पर एक सभा रखी गई। सभा के वक्ताओं में आशुतोष मुखर्जी भी थे। आशुतोष मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता। वो तब प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नामी हुए। छात्रोचित उत्साह से आशुतोष ने सुरेंद्रनाथ को हमारे शानदार नेता कहा था। सभा में रविंद्रनाथ को भी न्योता था, और जब भाषणों का क्रम खत्म हुआ तो उन्होंने बार बार की मांग पर एक गीत गाकर सुनाया। छात्रों और उत्साही नौजवानों की उस सभा में मौजूद किस व्यक्ति ने सोचा होगा कि आज जो नौजवान इस सभा में गाना गा रहा है, कल उसकी बात को सारी दुनिया गौर से सुनेगी और वह इतना आगे निकल जाएगा। प्रतिभाएं ऐसे ही तो सामने आती हैं। रविंद्रनाथ अक्सर अपनी नई कविता मुझे सुनाते थे। ये नगेंद्रनाथ गुप्त लिख रहे हैं। एक बार वे अपना लिखा एक नाटक, जो आगे चलकर उनके सबसे प्रसिद्ध नाटकों में एक बना, लेकर आए और हम दोनों ने उसे मिलकर पढ़ा। मुझे लगा कि नाटक का अंत उसकी पूरी भावना के अनुरूप नहीं लिखा गया है, और मैंने ये बात उन्हें बताई। उन्होंने कहा, बड़ो दादा भी यही कह रहे थे, और फिर उन्होंने नाटक को छपने के लिए प्रेस में भेजने के पहले उसका अंत बदल दिया। कमाल की बात है। यहाँ तो हम जनता की तमाम मुद्दे उठाते हैं, सरकार का जवाब तक नहीं आता, और ना उन मुद्दों का कुछ होता है। पर पत्रकार के कहने पे, नगेंद्रनाथ गुप्त के कहने पे, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाटक का अंत बदल तो दिया। और वो लिख रहे हैं कि हमारी एक दोस्ताना साहित्य मंडली थी, जिसकी बैठक बारी बारी से इसके सदस्यों के घर पर हुआ करती थी। एक बार हमारी बैठक अक्रूर दत्त स्ट्रीट के उस मकान में हुई जिसमें सावित्री लाइब्रेरी थी। एक बैठक रविंद्रनाथ के घर पर हुई। हम साहित्यिक विषयों पर जमकर चर्चा करते थे, लेकिन खाने पीने की बात भुलाई नहीं जाती थी और उसका भी भरपूर इंतजाम रहता था।
रविंद्रनाथ काफी उदार थे, लेकिन तब उनकी अपनी कोई स्वतंत्र आय न थी और उनके पास पिता से मिला पैसा ही होता था। एक दिन हम उनके घर पर ही बैठे हुए थे कि एक मेहमान आया। रविंद्रनाथ ने मुझे बताया कि आने वाला कौन है, जो उनके दूर के रिश्ते का था। उसे रविंद्रनाथ से मदद मांगने की आदत थी और उन्होंने कई बार उसकी मदद भी की। वह अपव्ययी था और रविंद्रनाथ उससे मिलना नहीं चाहते थे। उठकर कहीं चले जाने को हुए तो मैंने कहा, सबसे अच्छा तरीका यह है कि सीधे उसे मना कर दें कि वह हमसे पैसों की उम्मीद ना करे। रविंद्रनाथ को मेरी बात ठीक लगी और उसे बुलाया, पर कमरे में किसी तीसरे आदमी को देखकर उसने खुद ही पैसे मांगना उचित नहीं माना और चला गया। विलक्षण प्रतिभाओं के अपने विचित्र तौर तरीके भी हुआ करते हैं, लेकिन बहुत ही कायदे के अनुशासन में रहे रविंद्रनाथ इन सबसे मुक्त थे। उनका संयम तो सन्यासियों जैसा था। उनकी रचनाओं का संसार देखिए, पता चलेगा कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर अपने जीवन के हर पल का सदुपयोग कुछ रचने में कर रहे थे। तभी तो नगेंद्रनाथ गुप्त इस तरह से लिख रहे हैं कि जीवन भर उनकी खुराक काफ़ी कम रही और उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया। बोहेमियन तौर तरीकों का आकर्षण भी उनमें न था। कई महीने तक वे कमीज नहीं पहनते थे और हमारे घर भी सिर्फ धोती पहने आ जाते थे। शरीर पर सफेद सूती कपड़ा या चादर डाले रहते थे। जूते वे कभी कभार पहनते थे और अक्सर चप्पल ही पहनते थे, वह भी एकदम हल्की। मुझे याद है एक बार मैंने उनके लिए कई जोड़ी सिंधी चप्पलें भेजीं, पर वह सब लोग यह कहते हुए ले गए कि यह तो बहुत सुंदर है। तो ये एक तरह से रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में वो लिख रहे हैं। आखिर में लिखते हैं कि बोलपुर में रविंद्रनाथ ने जो स्कूल बनाया, आप ध्यान से सुन रहे हैं, नगेंद्रनाथ गुप्त लिख रहे हैं, बोलपुर में रविंद्रनाथ ने जो स्कूल बनाया और अब जिसे विश्व भारती के नाम से सारे सभ्य जगत में जाना जाता है, उसे भी काफ़ी समय तक देशद्रोही पैदा करने वाली जगह के तौर पर शक की निगाह से देखा जाता था। जेएनयू की याद आ गई? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। तो नगेंद्रनाथ गुप्त लिख रहे हैं आगे कि उसे भी काफी समय तक देशद्रोही पैदा करने वाली जगह के तौर पर शक की निगाह से देखा जाता था। हमारी सरकार का दिमाग कैसे काम करता है, ये चीजें उसे ही बताती हैं कि आप किसी यूनिवर्सिटी को देशद्रोही पैदा करने की जगह के रूप में देखते हैं। गलती से या संयोग से यह बात आज की हुकूमत पर लागू हो जाती है, लेकिन यह बात नगेंद्रनाथ गुप्त तो तब की कर रहे हैं जब ब्रिटिश हुकूमत थी। और लिखते हैं कि मुझे याद है कि रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिलने के कई साल पहले राजनेता और गणितज्ञ गोपाल कृष्ण गोखले ने सिर्फ रविंद्रनाथ की कविताओं को मूल बांग्ला में पढ़ने के लिए बांग्ला सीखी थी। गोखले ने एक बार मुझसे बांग्ला का सही उच्चारण ना कर पाने के लिए माफी मांगते हुए मुझे उनकी कुछ कविताएं सुनाई और फिर मुझसे वही कविताएं सुनी, जिससे पता चले कि बांग्ला में ठीक ठीक उसका पाठ किस तरह किया जाता है। लोग कितनी मेहनत करते थे चीज़ों को समझने में। हम भाषा को लेकर, शब्दों को लेकर कितने लापरवाह हैं और क्या ही करें इन बातों को लेकर। तो इस तरह से अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक हिस्सा और बताते हैं। कोलकाता के बारे में लिख रहे हैं कि कलकत्ता की सड़कें भी बंगाली फेरे वालों के गीतों और तरह तरह की आवाज़ से गुंजायमान थी। वो गीत क्या थे? सुबह सुबह फल और सब्जी वालों का रेला टोकरी सिर पर उठाए गली गली में घूमने लगता था। दोपहर और तीसरे पहर जब मर्द लोग काम पर चले गए होते थे, तब
तब चूड़ी वालियों और डफालिनों का आगमन होता था। जो चूड़ी सिंदूर बिंदु, फिर से पढ़ता हूं, दोपहर और तीसरे पहर जब मर्द लोग काम पर चले गए होते थे, तब चूड़ी वालियों और डफालिनों का आगमन होता था, जो चूड़ी सिंदूर बिंदी, जरूरत के सिले कपड़े, आईना, कंघा जैसी चीजें लेकर हाजिर होती थी। फिर जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, दांत दर्द दूर करने का दावा करके अपनी दवा बेचने वाले आते थे। अब टीवी पर आते हैं, वीडियो के विज्ञापन के बीच में आ जाते हैं, घुटनों के दर्द का ये इलाज ऐसे करता है वैसे करता है। लेकिन नगेंद्रनाथ गुप्त लिखते हैं कि बर्तन बेचने वाले अपनी बर्तन से भरी टोकरी के किसी बर्तन पर लकड़ी की डंडी से पीट कर मधुर आवाज निकालते पहुंचते थे। कितनी रचनात्मकता है। सब अपने अपने ढंग की आवाज निकालते थे और बच्चे पीछे पीछे उनका मुंह चिढ़ाते चलते थे। उनके जुमले और दो चार पंक्ति की कविताएं भी जबरदस्त थी। गर्मियों में शाम को आइसक्रीम बेचने वालों का धंधा खूब चलता था और गजरा तथा फूल बेचने वाले भी हर नुक्कड़ पर दिख जाते थे। चना जोर गरम का स्वाद बच्चों को जितना लुभाता था, उससे ज्यादा उसे बेचने के लिए गाया जाने वाला गीत। फिर हाथ में खास किस्म का एक तारा लिए बाउल गाने वाले साथ में नाचते भी जाते थे। इस तरह से वो कोलकाता का वर्णन करते हैं और कोलकाता से उनका तबादला होता है सिंध। 22 साल की उम्र में 1884, ये 1884 के आसपास के कोलकाता का वर्णन कर रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूं 2024 में। लिखते हैं कि 22 साल की उम्र में मैं 1884 में कलकत्ता से कराची रवाना हुआ। यह एक बड़ी और मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा थी। इससे पहले मैं आरा से पश्चिम नहीं गया था, आरा बिहार। अभी तक मुझे घर से इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं हुई। जाने का कारण भी कोई बहुत सीधा ना था। मुझे आसानी से सरकारी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन बचपन से ही मेरे मन में सरकारी नौकरी के प्रति कोई रुझान नहीं था। मैं काफ़ी कुछ स्वप्नजीवी था और नई चीज़ें देखने समझने की गहरी इच्छा रहती थी। मोतिहारी रहते हुए ही मेरी माँ गुजर गई थी। नगेंद्रनाथ गुप्त मोतिहारी के थे, संयोग से हम भी हैं, संयोग से अरविंद मोहन भी उसी इलाके के हैं। तो लिखते हैं कि मोतिहारी रहते हुए मेरी माँ गुजर गई थी। तब मैं मात्र 8 साल का था। पिताजी मेरे कराची जाने के विरोधी न थे, पर उनको लगता था हिंदुस्तान के एकदम दूसरे छोर पर चले जाने का कोई मतलब नहीं है। कोलकाता तो फिर भी अपना लगता था, बड़ा महानगर बन रहा था। उस वक्त शहरी ज़िंदगी के ठाट बाट धीरे धीरे आ रहे थे उसमें, उसको छोड़ के कहीं और जाना वो शायद उन्हें अजीब लगता है। तो इस तरह से वो आते हैं और सिंध टाइम्स में उन्हें नौकरी मिलती है और लिखते हैं कि सिंध टाइम्स 2 पैसे वाले पारसियों का अखबार है, लेकिन इसका संपादकीय स्वामित्व कराची में कुछ समय पहले ही बने राजनीतिक संगठन सिंध सभा ने ले लिया और मुझे तथा हीरानंद को संयुक्त संपादक बनाया गया। बाद में मैंने पाया दयाराम ही सिंध सभा के प्राण थे और वही सिंध टाइम्स में सबसे ज़्यादा लिखते थे। मैं तो स्थानीय राजनीति से एकदम अनजाना था, लेकिन जल्दी से काफ़ी कुछ जान लेना चाहता था, जिसमें दयाराम और अन्य सदस्य सदा मेरी मदद करने को तत्पर थे। अब मैं आगे आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि क्या हुआ। पत्रकारिता के बारे में वो लिख रहे हैं कि पत्रकार के रूप में हमारा पहला मज़ेदार अनुभव एक सैनिक अधिकारी के दफ्तर पहुंचने के रूप में हुआ। हमने कराची के सदर या छावनी इलाके में कुछ महिलाओं के साथ बलोच सिपाहियों के दुर्व्यवहार की शिकायत वाली कुछ चिट्ठियां छापी। कुछ दिन बाद एक लंबा, तगड़ा और डरावना सा दिख रहा सैन्य अधिकारी अपनी कमर में बड़ी सी तलवार लटकाए हमारे संपादकीय कक्ष में आया और बिना किसी भूमिका के उसने अपने पास से हमारे अखबार की एक कॉपी निकाली और उन पत्रों को दिखाते हुए पूछा कि क्या इन्हें हम लोगों ने छापा है। हीरानंद और मैं बहुत शांत रहे। हमसे जो सवाल पूछा जा रहा था
उसका एक ही जवाब था जो मैंने दिया, और साथ ही कहा, आपको हमारे संवाददाता की मंशा पर शक करने पर सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। वह शायद रेजिमेंट का सहायक सैन्य अधिकारी और बदमिजाज व्यक्ति था। एकदम से उखड़ गया और बोला, अगर आरोप वापस नहीं लिए गए और माफ़ी नहीं मांगी गई तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब क्या होता है? हीरानंद ने एकदम ठंडे भाव से कहा, हमारा पक्ष मजबूत है और हम उस पर कायम हैं। मैंने कहा, अगर आपके यहाँ से किसी अधिकारी का खंडन आएगा तो उसे छाप दिया जाएगा, लेकिन ना तो हम अपनी खबर को वापस लेंगे ना माफ़ी मांगेंगे। मंगल से आए जीव जैसे इस व्यक्ति ने हमें घूरा, सीधे पीछे मुड़ा तो तलवार वगैरह समेत वर्दी नीचे आ गई और किसी तरह खुद को संभालते हुए वापस चला गया। असल में यह एक नाटक भर साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद हमने उस मसले पर कुछ भी नहीं सुना। पर हम सारे समय पत्रकारिता में ही नहीं जुटे रहते थे। घर पर मैं एक बांग्ला किताब में लगा था। इसी आसपास कलकत्ता से बालक नाम से एक बांग्ला मासिक निकलना शुरू हुआ। इसका संपादक रविंद्रनाथ टैगोर के एक भतीजे कर रहे थे और वे खुद भी इसमें काफ़ी कुछ लिख रहे थे। उन्होंने ही मेरे पास कराची के पते से पत्र लिखकर इस पत्रिका में लिखने के का आग्रह किया। मैंने 2 कहानियों के अलावा कुछ रेखाचित्र भेजे। बाद में ये कहानियाँ भारती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक इसी समय मेरा पाला एक दिलचस्प विवाद से पड़ा। ध्यान से सुन रहे हैं ना? चर्च मिशन सोसाइटी के रेवरेंड मिस्टर बैम्ब्रिज ने विश्व की धार्मिक व्यवस्थाओं पर एक भाषण श्रृंखला दी। हिंदू धर्म पर दिया उनका व्याख्यान खास तौर से कठोर और गलतियों से भरा हुआ था। मैंने बिना किसी कड़वाहट के, ध्यान से सुन रहे हैं, मैंने बिना किसी कड़वाहट के लंबा जवाब लिखा और खचाखच भरे मैक्स डेंसो हॉल में उसे पढ़ा। 1 या 2 दिन बाद मुझे मिस्टर बैम्ब्रिज का सुंदर सा लंबा पत्र मिला और यह तारीफों से भरा था। इसके बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इतना ही वक्त लेना चाहता था आपका। बाकी ये किताब आप पढ़ सकते हैं, सेतु प्रकाशन से छपी है, और प्रबोध कुमार सान्याल की किताब राजकमल से छपी है और आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। कितना कुछ एक पत्रकार 19वीं सदी आने के पहले के भारत को देखते हुए लिख रहा है। 19वीं सदी आती है तब उसके बारे में उसका ब्यौरा दे रहा है, कोलकाता के जनजीवन के बारे में, भारत के बारे में, पत्रकारिता के साहस के बारे में। तो लोगों ने, अच्छे लोगों ने इस तरह से हमारे समाज में बुनियाद रखी। आज तो आप जानते हैं कि पत्रकारिता का कारोबार भारत में अरबों रुपए का हो गया है और एक ढंग की खबर तक नहीं आती है। लानत है ऐसी पत्रकारिता पर जो गोदी मीडिया के नाम से इस देश में मौजूद है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।